जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल रुद्र मिशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन। मैं कई दिनों बाद आपसे बात करने जा रहा हूं और आप नोटिस करेंगे कि इस बार का जो मेरा विषय है, जो मेरा टॉपिक है, वो थोड़ा हटके है, थोड़ा नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा है। अधिकतर मैं जियो पॉलिटिक्स और एयर पावर के बारे में बात करता हूं, लेकिन इस बार मैं काफ़ी रिसर्च करके आया हूं, मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स लेके आया हूं और मेरे को लग रहा है कि हमारा जो देश है ना, वो अभी भी नेशनल सिक्योरिटी को लेके उतना सीरियस नहीं हो रहा है। हाँ, हम वेपन्स बना रहे हैं, हम ड्रोन्स बना रहे हैं, हम मिसाइल्स बना रहे हैं, लेकिन हम जो अपने स्ट्रक्चर्स खड़े कर रहे हैं, जो मैन पावर के स्ट्रक्चर्स खड़े कर रहे हैं, उनमें मुझे मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप प्लीज़ अपने कमेंट्स दीजिए। आप बता सकते हैं कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, या आपने कुछ नया सीखा, आप वो भी बता सकते हैं। मैं बात करना चाहता हूँ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एक्ट 2026 के बारे में। ये एक्ट क्यों आया, कब आया, इसका क्या मीनिंग है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इस सब के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। और मैं अपने लैपटॉप में देख के हमेशा की तरह बात करूंगा आपसे, तो आप प्लीज़ इसको 1.5x स्पीड पे देखिए, क्योंकि थोड़ा लंबा होने वाला है, काफ़ी डिटेल्स रहने वाली हैं। और मैंने इस वीडियो के लिए अधिकतर रिसर्च गूगल का एआई यूज़ करके, जेमिनाई यूज़ करके की है। तो अगर कुछ आंकड़ों में या कुछ प्रश्नों में दिक्कत हो, तो आप ये बोल सकते हैं कि जेमिनाई की गलती है। मैं तो यही बोलूँगा। तो चलिए, मैं आपको स्टार्ट करना चाहता हूँ कि ये सीएपीएफ एक्ट है क्या, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एक्ट 2026। अब ये एक्ट इसी साल लागू हुआ है, जैसे ये इसके नाम में है 2026। इसको सरकार ने नाम दिया है अम्ब्रेला लॉ। ये पार्लियामेंट के, जो हमारी लोकसभा है और राज्यसभा है, दोनों में पास हो चुकी है और हमारे राष्ट्रपति जी ने भी इस पे साइन कर दिए हैं। तो अब इसका पर्पस ये है कि हमारे देश में जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, यानी कि सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, और एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ये पांचों के पांच के जो हेड होंगे, जो सबसे ऊपर कर्तव्यकारी होंगे, वो एक आईपीएस ऑफिसर होंगे। इस एक्ट में लिखा गया है ऑल पोजीशंस इन द रैंक्स ऑफ डायरेक्टर जनरल, डीजी, यानी कि अगर आप फौज के हिसाब से चलें तो जैसे फौज में चीफ होते हैं ना, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, तो वैसे ही सीआरपीएफ के जो चीफ हुए, बीएसएफ के जो चीफ हुए, उनको डीजी बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल। तो ये पांचों सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जो डीजी होंगे, एक आईपीएस ऑफिसर होंगे। जो एसडीजी होंगे, स्पेशल डायरेक्टर जनरल, वो भी आईपीएस ऑफिसर ही होंगे और कोई नहीं हो सकता है। 100% रिजर्वेशन एट द टॉप। तो आप ये समझ लीजिए कि इन पांचों सीएपीएफ ऑर्गेनाइजेशंस में टॉप पे हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर हो सकते हैं। दूसरी चीज इसमें यह बोली है कि जो एडीजी है, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल है, यानी कि वाइस चीफ हो गए, डेप्यूटी वाइस चीफ हो गए ना, जैसे फौज में होते हैं, उनमें से 67% पोस्ट आईपीएस ऑफिसर्स के लिए हैं, यानी कि 33% उन ऑफिसर्स के लिए हैं जो सीएपीएफ के गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, जैसे कि असिस्टेंट कमांडेंट जो जिनको बोलते हैं। अब वो तो पहली उनकी पोस्ट होती है, आगे जाके वो और बढ़ते हैं, लेकिन आप समझ गए ना कि ये आईपीएस के ऑफिसर्स नहीं होंगे, ये होंगे हमारे सीएपीएफ के एंट्री दिए हुए ऑफिसर्स। और मैं आपको थोड़ा और अधिक में बताना चाहता हूँ आईपीएस और सीएपीएफ ऑफिसर्स में फर्क क्या है। देखिए, यूपीएससी तो सबको पता है, हमारे देश में सब लोग रैट रेस में लगे हुए हैं यूपीएससी का एग्जाम देने। तो आप जब यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, आपकी आपकी रैंकिंग आती है, आपकी रिजर्वेशन और आपके मेरिट, शायद मेरिट, बट अधिकतर रिजर्वेशन के हिसाब से आपको आईएएस मिल सकता है, इंडियन फॉरेन सर्विस मिल सकती है, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस मिल सकती है। तो ये यूपीएससी हो गया। अभी एक यूपीएससी सीएपीएफ भी होता है, उसमें आप एग्जाम्स देते हैं इनके लिए, सीआरपीएफ के लिए, बीएसएफ के लिए, सीआईएसएफ के लिए, आईटीबीपी के लिए, एसएसबी के लिए। और इसमें आप एक गैजेटेड ए क्लास ऑफिसर की तरह जाते हैं। अगर आप यूपीएससी सीएपीएफ क्लियर करें, आपका पहला रैंक होता है असिस्टेंट कमांडेंट, और आप कई साल इस रैंक पे रहते हैं। काफी लोग तो 10-10 साल, 16-16 साल भी रहे हैं, फिर उनका नेक्स्ट प्रमोशन हुआ है। तो ये हैं दो फर्क, एक है यूपीएससी मेन और एक है यूपीएससी सीएपीएफ। ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आगे आके आपको जैसे एक्सप्लेन करूंगा ये सीएपीएफ एक्ट 2026, तो आपको लगेगा कि शायद रोहन सही बात कर रहा है।
तो चलिए, बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा ये है कि जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेके अब तक किसी भी सीएपीएफ ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको 5 अब बता दी हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, लेकिन आगे इस वीडियो में आप ध्यान रखिए कि जब भी मैं सीएपीएफ की बात करूं तो ये पांचों उसमें है: सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। तो जब से ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, हमारे देश की आजादी के बाद ही बनी है, तब से इनका जब भी हेड रहा है, जो भी चीफ रहा है, वो हमेशा एक आईपीएस ऑफिसर रहा है। तो इस बात को लेके काफी सारे सीएपीएफ ऑफिसर्स ने कंप्लेंट की कि हर बार एक आईपीएस ऑफिसर क्यों होता है? ना तो ये इन स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, ना ही ऐसा होता है कि आईपीएस ऑफिसर जब एकेडमी से ग्रेजुएट हों तो इनके साथ अटैच हो जाते हैं। वो भी नहीं होता, वो तो स्टेट्स में अपने चले जाते हैं, अपने स्टेट कार्डर में चले जाते हैं, वो तो स्टेट पुलिस संभालते हैं ना, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। तो वो शुरुआत से उनके कोई तालमेल ही नहीं है। तो जब लेकिन हेड करने की बारी आती है तो एक आईपीएस ऑफिसर ही क्यों चुना जाता है? इस मुद्दा को उठा के जो सीएपीएफ के ऑफिसर्स हैं वो गए कोर्ट और उन्होंने 14 साल तक अपनी लड़ाई लड़ी और फाइनली मई 2025, यानी कि आप समझ लीजिए 1 साल पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग निकाली और उसमें बोला कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस स्टेटस मिलना चाहिए सीएपीएफ गेजेटेड ऑफिसर्स को। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस का मतलब है कि सीएपीएफ के जो ऑफिसर्स हैं, जो यूपीएससी सीएपीएफ लिख के आए हैं, वो भी एडीजी और डीजी रैंक तक जाने चाहिए। उनको भी मौका मिलना चाहिए डीजी रैंक तक जाने का। और सिर्फ आईपीएस की रिजर्वेशन डीजी की नहीं होनी चाहिए, यानी कि चीफ की नहीं होनी चाहिए। इसका यह मतलब था कि अगर मैं, रोहन खट्टर सिंह ने आईटीबीपी का एग्जाम लिखा और मैं पास हो गया और मैंने 20-25 साल आईटीबीपी पे नौकरी की, तो मेरे को मौका मिल सकता था कि अगर मेरा मेरिट अच्छा हो, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो, मैंने अच्छे से डिलीवर किया हो, मैंने अच्छे से कमांड किया हो ट्रूप्स को, तो मैं आगे जाके आईटीबीपी का डीजी बन सकता था, यानी कि आईटीबीपी का चीफ बन सकता था। और ये कॉमन सेंस की बात है। अब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में सालों से हूं, तो मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया है ना। यही तो फौज में होता है, आर्मी वाला ही आर्मी चीफ बनता है, एयरफोर्स वाला ही एयरफोर्स चीफ बनता है, नेवी वाला ही नेवी चीफ बनता है। ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में ऐसा नहीं हो रहा था। यहां पे सारे चीफ सिर्फ पुलिस वाला बन रहा था, आईपीएस। और लोगों को इसके बारे में पता नहीं था या जागरूकता नहीं थी, लेकिन सीएपीएफ के ऑफिसर्स की जो डिमांड्स थी, उनकी जो लीगल फाइट थी, वो एकदम अंडरस्टैंडेबल है, एकदम लेजिटिमेट है, और वो जीते। और सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में बोला कि हाँ, हम आपसे अग्री करते हैं, आपको भी मौका मिलना चाहिए डीजी बनने का। मई 2025 में जब ये आया तो 1 साल के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि सरकार को ये सीएपीएफ 2026 पहले बिल लाना पड़ा, जो अब एक्ट बन चुका है। और अगर आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी फास्ट इंडिया की डेमोक्रेसी और मशीनरी काम करती है जब वो करना चाहती है। तो ये लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस हुआ था पहले राज्यसभा में मार्च 25, 2026। राज्यसभा में ये 1 अप्रैल तक पास हो गया, 2 अप्रैल को लोकसभा में पास हो गया और 10 अप्रैल को हमारे राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया और ये एक बिल से एक्ट बन गया। मात्र 8 दिन लगे सीएपीएफ 2026 बिल को सीएपीएफ 2026 एक्ट बनने से। अभी इस पे पार्लियामेंट में कोई डिबेट हुई कि नहीं हुई? बहुत मिनिमल डिबेट हुई, और इसमें दोषी हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया और वॉकआउट कर गए। अगर आपको आपत्ति है, और होनी भी चाहिए थी, ये बहुत गंभीर विषय है, लोगों को नहीं लगेगा शायद, लेकिन मेरे को लगता है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस की आदत बन गई है कि जब उन्हें सरकार से कोई चीज वो अग्री नहीं करते हैं तो बस पार्लियामेंट से उठ के निकल जाते हैं। अरे क्यों? आप टैक्स का पैसा कहा रहे हो, आप कहां उठ के, क्यों, आपकी हिम्मत कैसे हो रही है उठ के जाने में? आपका कर्तव्य है पार्लियामेंट में रहना, सवाल उठाना। आप लेकिन वॉकआउट पे वॉकआउट करे जा रहे हो, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट करे जा रहे हो। और ये अकेला ऐसा बिल तो है नहीं जिसके अगेंस्ट लोगों, हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने प्रोटेस्ट किया है। तो हमारी विपक्ष की भी इसमें गलती है, वो भी विपक्ष का काम बिल्कुल नहीं करती। बात बात पे पार्लियामेंट से उठ के चले जाने में कोई पॉइंट ही नहीं है ना। फिर आप हो ही क्यों वहां पे? आप जाओ ही मत। अगर आपको उठ के वॉकआउट ही करना है प्रोटेस्ट में तो आप जाओ ही मत। लेकिन बात यह है कि 8 दिन में ये बिल से एक्ट हो गया।
अभी इससे क्या होता है पता है, जब तक ये एक्ट था नहीं ना, इससे पहले कोडिफाइड नहीं था ये कि डीजी की पोजीशन यानी कि चीफ की पोजीशन सिर्फ आईपीएस की होगी, कहीं लिखा हुआ नहीं था, एक अनसेड रूल जैसा था। 1947 से लेके अब तक जब भी ये सीएपीएफ ऑर्गेनाइजेशंस बनी, आईपीएस ही डीजी बनता था, और लेकिन कहीं ऐसा लिखा नहीं था कि सीएपीएफ ऑफिसर नहीं बन सकता। तो एक चांस, एक होप, एक आशा जरूर थी कि हाँ, अगर मैं बीएसएफ में मैंने एग्जाम दिया, मैं सीएपीएफ में बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट रह चुका हूँ, फिर मैं 10-16 साल काम करके मेरी नेक्स्ट पोस्ट आई, मेरे पास आशा थी कि अगर मैं बहुत मेहनत करूं तो मैं डीजी बन सकता हूं। अब वैसा नहीं हो सकता। अब लिखित में हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, हमारी सीएपीएफ को हेड कर सकती हैं। सरकार का भी पक्ष हमें देखना चाहिए। सरकार कह रही है कि एक यूनिफाइड, इसको अम्ब्रेला लॉ बोल रही है, एक यूनिफाइड स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क बन जाएगा कि 80 सालों से एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं थी, एक छतरी के नीचे नहीं थी। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये पांचों की पांचों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे है, लेकिन वो ये कहती थी कि इनकी गवर्नेंस सब अलग अलग बिखरी हुई थी। अगर सब बिखरी हुई थी तो इनके आज तक कोई भी नॉन आईपीएस ऑफिसर डीजी क्यों नहीं था? लेकिन ये फिर भी सरकार का कहना है कि लीगल एस्पेक्ट्स में अब ये सब एक हो गई हैं। मेरे इसमें कुछ सवाल हैं सरकार से, और मैं तो कोई भी नहीं हूं तो किसको फर्क पड़ता है, ठीक है, फिर भी मैं बात करना चाहता हूं क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। पहली बात तो आपने बिल्कुल होप खत्म कर दी। पहले चलिए लिखा हुआ नहीं था, बट ऐसा नहीं था कि पहले भी कोई नॉन आईपीएस डीजी बन रहा था, लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं था ना, कोडिफाइड नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। अब तो है, अब तो एक्ट है ना वो। तो पहले थोड़ी बहुत तो आशा थी कि मैं शायद बन सकता हूँ, आई कुड बी अ वेरी ब्रिलियंट ऑफिसर इन सीआरपीएफ, और मैं आगे जाके डीजी बन सकता हूँ सीआरपीएफ का। अब तो पॉसिबल ही नहीं है, इट्स लिटरली इम्पॉसिबल टू डू दैट। सेकेंड चीज, देखिए, अल्टीमेटली आईपीएस इज पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी। ये हमारे देश में लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आज समझाना चाहता हूं कि लेट अस नॉट प्लीज कंफ्यूज ब्यूरोक्रेसी फॉर नेशनल सिक्योरिटी। ब्यूरोक्रेट और एक नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। ट्रेनिंग में फर्क होता है, उसके ऑपरेशंस में फर्क होता है, डे टू डे थ्रेट्स में फर्क होता है। इनको हम सेम नहीं बना सकते। एवरीथिंग कैन नॉट बी अंडर ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। आई एम नॉट सेइंग नथिंग शुड बी अंडर ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, बट एवरीथिंग शुड नॉट बी अंडर ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। सो व्हाट इस एक्ट के साथ क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी ऊपर आ जाती है, मेरिट खत्म हो जाता है। क्योंकि अब उसमें क्या है, आईपीएस ऑफिसर तो ब्यूरोक्रेट ही है ना, तो अल्टीमेटली वो बाबू ही है। वो तो नहीं रगड़ा खाते हुए आए हैं जैसे सीएपीएफ ऑफिसर आया था, उन्होंने तो नहीं कही ऐसे लंबी लंबी पेट्रोलिंग। आईपीएस का रोल ही नहीं है वैसी पेट्रोलिंग, आईपीएस का रोल ही नहीं है। आईपीएस का रोल बहुत अलग है। तो आप ये समझ लीजिए कि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल मेरिट को अब हरा रहा है, तो मेरिट का कोई रोल नहीं रहा। और तीसरी चीज जो शायद उतनी बड़ी नहीं हो, बट मुझे लगता है कि आप एक डोमेन एक्सपर्ट को, उस फील्ड एक्सपर्ट को, उस मतलब अगर किसी बंदे ने 30 साल एसएसबी में गवाए हैं तो उसको ज्यादा तजुर्बा होगा ना कि एसएसबी की क्या दिक्कतें हैं नेपाल और भूटान बॉर्डर पे, कैसे माइग्रेशन होती है, कैसे स्मगलिंग होती है। या आप किसी आईपीएस जो तेलंगाना कार्डर से है, आप उसको डीजी बना देंगे तो वो सॉल्व कर देंगे क्या इश्यूज? उनको पता होगा क्या? उनको कुछ ब्रीफिंग्स मिल सकती हैं, वो भी एसएसबी ऑफिसर से ही मिलेंगी, लेकिन वो इश्यू सॉल्व करने के लिए उसने तो 30-40 साल बता दिए ना बॉर्डर पे। आईपीएस ऑफिसर ने तो अपने स्टेट कार्डर में बिताए 20-30 साल। तो डोमेन स्पेशलाइजेशन और डोमेन एक्सपर्टीज कभी ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर कोई फौजी मुझे सुन रहा है तो आप बता दो मेरे को कि किसी फाइटर बेस का जो कमांडिंग ऑफिसर होता है अगर नॉन फाइटर पायलट बन जाए, भले ही उसको एडवाइस करने के लिए सारे फाइटर पायलट्स हों, क्या वो कॉन्फिडेंस आप में रहेगा? शायद नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन मैं अब थोड़ा और गहराई में जाना चाहता हूं। मैं आपको कुछ ऐसे
चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्यों मुझे लगता है ये CAPF एक्ट 2026 इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बट somebody has to say it। ऐसा नहीं है कि मैं पहला यूट्यूबर तो हूँ नहीं, मैं पहला तो शख्स हूँ नहीं जो इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं तो बहुत छोटा सा चैनल हूँ, 300 मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, 40 लोग भी नहीं देखते, लेकिन थोड़ी बहुत समझ है मुझ में। अभी देखिए यूपीएससी पे आते हैं। लोगों को लगता है कि यूपीएससी क्योंकि वो एक एग्जाम क्लियर कर देते हैं तो उनको सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंसान जैसे कि मैं हुआ, अगर मेरे को आईपीएस ऑफिसर बनना है, मैं यूपीएससी का एग्जाम लिखूं, मेरे मार्क्स ना आए तो मेरे को आईपीएस ना मिलके आईआरएस मिल जाए और मेरे को आईआरएस में जाना पड़े, तो क्या मैं उतना मोटिवेटेड रहूंगा? या कोई ऐसा बंदा जो आईएएस बनना चाहता था या आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहता था, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसको आईपीएस मिल गया और उसको कहीं फेंक दिया त्रिपुरा में, तो क्या वो इंसान मोटिवेटेड रहेगा? तो क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए ये सर्विसेज हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर हो जाए? या लोगों में वो पैशन है, वो चाह है ये करने की? क्योंकि देखिए जब मैंने फौज का एसएसबी लिखा था ना, मैं बड़ा क्लियर था कि अगर मैंने एसएसबी पास कर लिया और मैं मेडिकल में भी पास हो गया तो मैं फौज में ही जाऊंगा। यहां यूपीएससी हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि आप इट हैज टू बी अ लॉट ऑफ लक। आपके उतने ही नंबर आने चाहिए, आप उस रिजर्वेशन कैटेगरी के होने चाहिए, और उस साल कितने लोगों ने एग्जाम दिया, कितने लोगों ने नहीं दिया, उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रीम्स मिलेंगी कि आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे। तो इसमें बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो बंदा आईएफएस बनना चाहता था, आईपीएस बनना चाहता था, आईएएस बनना चाहता था, उसे अपना नहीं मिले, स्ट्रीम नहीं मिले, उन्हें कुछ और मिल जाए, कस्टम्स मिल जाए, अकाउंटिंग, फाइनेंस, जल मिशन जल शक्ति मिल जाए, फिर वो उनका मोटिवेशन खत्म हो गया ना। मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था भाई, मैंने एग्जाम दिया, मैं जनरल कैटेगरी का हूं, मेरा नहीं आया कट ऑफ में और मेरे को पकड़ा दिया है उसके बाद कस्टम्स। अब मैं किसी शिपयार्ड पे बैठा हूँ, स्टॉक की एंट्री देख रहा हूँ और एग्जिट देख रहा हूँ। मेरे को बनना था आईपीएस ऑफिसर, मेरे को क्राइम सुधारना था, लेकिन मेरे को नहीं मिला। तो थोड़ी बहुत मोटिवेशन तो हर एक इंसान की खत्म होगी। ये एक बहुत बड़ी चीज है, आप ध्यान रखिए मैं कैसे अपना आर्गुमेंट बिल्ड करने वाला हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर आईपीएस ऑफिसर एक टाइम पे आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन वो बने, उनके पास उन्होंने एग्जाम दिया, उनके वही मेरिट आए, उनके उतने ही कट ऑफ नंबर्स आए, उन्होंने कहा चलो ठीक है तो बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है, तो बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेशन, तो मैं आईपीएस ऑफिसर बन जाता हूँ, कोई बात नहीं, बन के देख लेंगे। किसी का लक अच्छा हो गया तो हरियाणा का आर्डर मिल गया, महाराष्ट्र का आर्डर मिल गया, कोई शहरों के पास रहना चाहता है तो उनके लिए अच्छा है। अब किसी को नागालैंड का आर्डर मिल जाए, किसी को त्रिपुरा का आर्डर मिल जाए, तो कुछ तो फर्क होता है ना मानसिकता पे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हर आईपीएस ऑफिसर शायद एक टाइम, और ये माने नहीं माने मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसा है ना, कट ऑफ की वजह से ऐसा है। और ऐसा भी है कि आईपीएस ऑफिसर बन जाए, तमिलनाडु का आर्डर मिल जाए, 20 साल के बाद उनको अब पूरा तमिलनाडु समझ आ गया, ठीक है, सारी इनको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम समझ आ गई, उनकी पोस्टिंग आ जाती है डीजी आईटीबीपी। अब वो तमिलनाडु से उनको जाना पड़ रहा है उत्तराखंड और हिमाचल और लद्दाख। वैसे डीजी वहां नहीं जाते हैं, सब दिल्ली में बैठते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा ना ट्रूप से मिलने, समझने। तो क्या एक बंदा जिसने 20 साल तमिलनाडु में बिताए हैं, क्या वो समझ पाएगा? क्या वो आईटीबीपी कैसे काम करती है, उसका क्या डिफरेंस है, रोल क्या है उसका नेशनल सिक्योरिटी में, क्या वो समझ पाएगा? और मैं इसलिए बात कर रहा हूं ये क्योंकि हमारी जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है ना, उनके रोल्स बहुत कटआउट हैं और सारे के सारे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ही हैं। स्टार्ट करते हैं बीएसएफ से, ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोली जाती है, आप मानो ना मानो, इनको बीएसएफ को हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक नहीं बोल रहा मैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर देखती है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग, ड्रग्स का आना जाना, ये सब बीएसएफ के अंडर आता है। दूसरे पे सीआरपीएफ आई है, ये पूरी इंटरनल सिक्योरिटी देखती है। सारे हम इतने खुश होते हैं ना कि हमने नक्सल मार दिए। एक टाइम पे था 20 स्टेट्स में नक्सलिज्म फैला हुआ था, एक गाड़ी दूसरे स्टेट जाने में कतराती थी। आज नक्सलियों की पूरी पीठ तोड़ दी है, उनका सारे ऑपरेशंस खत्म कर दिए, और ये सब मोदी सरकार का करा करा है, इससे पहले तो सब सो रहे थे। तो
सीआरपीएफ की बहुत इंपॉर्टेंस है ना इंटरनल सिक्योरिटी में, एंटी नक्सलिज्म में, राइट कंट्रोल में। आप देखिए वेस्ट बंगाल के स्टेट इलेक्शन में कैसे सीआरपीएफ डिप्लॉय हुई थी, क्योंकि वहां है इशू था, वहां पे नेशनल सिक्योरिटी इशू मान सकते हैं ना कि था, इन्फिल्ट्रेशन इतनी होती थी। तो सीआरपीएफ का भी इंपॉर्टेंस है। आईटीबीपी पे आते हैं। आईटीबीपी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक डिप्लॉयड है। लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में वो सर्व करते हैं, सिक्किम के हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में सर्व करते हैं, अरुणाचल के हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में सर्व करते हैं। वो बहुत, आप आईटीबीपी ट्रूप से मिलेंगे, बहुत तगड़े बंदे हैं वो स्कीइंग करते हैं इतनी इतनी ऊंचाई पे, वो भागते हैं, दौड़ते हैं, उनका बहुत टफ लाइफ है। वो कट ऑफ रहते हैं देश से, जब बर्फ पड़नी गिर जाती है, उनकी भी लाइफ एकदम आर्मी वाले की तरह ही टफ होती है, इन्फेंट्री वाले की तरह। इन्फेंट्री ही है ये अल्टीमेटली, आईटीबीपी भी। अब आते हैं सशस्त्र सीमा बल पे, एसएसबी। एसएसबी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे लगी हुई है। अब इनका काम रोज इनको लोगों से इंटरेक्ट करना है, क्योंकि नेपाल और भूटान के जो बॉर्डर्स भारत के साथ हैं वो तो खुले बॉर्डर हैं। आप अपना पासपोर्ट गेट पे जमा करिए और अंदर पैदल चल के चले जाइए, कोई नहीं आपको रोकेगा। लेकिन पासपोर्ट की चेकिंग, आप क्या अंदर सामान लेके जा रहे हैं, आप क्या सामान बाहर लेके आ रहे हैं, वो सब एसएसबी का काम है। रोज लाखों में लोग भारत और से नेपाल जाते हैं और नेपाल से भारत आते हैं। सबकी चेकिंग, सबकी सिक्योरिटी, सबकी सेफ्टी, सब एसएसबी का काम है। वहां से कोई पाकिस्तानी स्पाई या चीनी स्पाई ना आने की कोशिश करे, ये भी एसएसबी का काम है। तो आप देख रहे हैं ना। और एसएसबी का वहां जो पलटन होगी, उसका कमांड जो सीओ होगा वो तो एक सीएपीएफ ऑफिसर होगा जिसने यूपीएससी सीएपीएफ लिखा है। एक असिस्टेंट कमांडेंट होगा सीओ उस बटालियन का। आईपीएस ऑफिसर सीओ नहीं होगा, कमांडिंग ऑफिसर उन्हीं की यूनिट का होगा। तो अब मैं आता हूं लास्ट पे, सीआईएसएफ। ये तो इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये हमारी एयरपोर्ट्स, नेवल पोर्ट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, स्पेस इंस्टॉलेशंस, डिफेंस एरियाज सब देखती है। एयरपोर्ट्स भारत में जब कांग्रेस सरकार थी तो गिन चुन के कुछ 15-20 एयरपोर्ट थे, अभी 75 एयरपोर्ट्स हैं। सबकी सेफ्टी सीआईएसएफ के अंडर आती है। आप देखिए कितना इंपॉर्टेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन इतना सब बताने के बाद भी इन सबके डीजी हमेशा एक आईपीएस ऑफिसर रहेंगे। और ये मेरे को इस बात से इशू है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिससे लगता है कि आईपीएस ऑफिसर शायद हमेशा मोस्ट इक्विप्ड, मोस्ट केपेबल एंड मोस्ट प्रोफेशनल फोर्स नहीं होगी ऐसी टाइप की पैरामिलिट्री फोर्सेस को लीड करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 30 साल में भारत में इतनी टाइप के हमले हुए हैं, टेरर अटैक्स हुए हैं, मिलिटेंसी हुई है, इंसर्जेंसी हुई है, सब में हाथ, ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ सेना ही इनसे लड़ती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस भी लड़ती हैं। लेकिन आप ऑफिसर टू जवान डेथ टू कैजुअलिटी रेशियो देखिए इंडियन आर्मी का, 1 ऑफिसर टू 10 जवान, 1 ऑफिसर टू 16 जवान। यानी कि जब जम्मू एंड कश्मीर हो या कहीं हो, भारतीय जो सेना है, जो इंडियन आर्मी है, उसमें तो ये हमेशा से ये तो सबको पता है, ऑफिसर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट। ऑफिसर्स पहले आगे चलते हैं, फिर बोलते हैं अपने बंदों को कि मैं पहले चलूंगा, मेरे पीछे तुम आना, मेरे को कुछ होगा कोई बात नहीं, मिशन कंप्लीट होना चाहिए। ये मैंने बचपन से देखा है, मेरे मित्र अब फौज में है, मैंने उनको ये करते हुए देखा है। ऑफिसर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट, इसलिए उनकी इज्जत है, इसलिए उनके बंदे उनके साथ लड़ते हैं, उनके साथ मरते हैं और मारने के लिए तैयार रहते हैं। आप देखिए रेशियोज देखिए, हर 10 जवान की अगर किसी हमारे जवान की डेथ हुई है लाइन ऑफ एक्शन में या किल्ड इन एक्शन हुए हैं, फॉर एवरी 10 जवान एक ऑफिसर भी हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हैं। 6 और अब तो थोड़ा बेटर हो गया, लेकिन ये पिछले 30 साल के नंबर्स हैं। 16 फॉर एवरी 16 जवान 1 ऑफिसर। आप सीआरपीएफ का देखिए, और ये इसमें ऑफिसर आईपीएस नहीं है। अब मैं जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी बताऊंगा, आईपीएस ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीएपीएफ ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं। आप सीआरपीएफ में देखिए 40 जवान के लिए एक ऑफिसर, 1:40, 1:50, यानी कि 40 से 50 अगर जवान की डेथ हुई तो उसमें एक सीएपीएफ ऑफिसर की भी डेथ हुई। आप बीएसएफ देखिए, बीएसएफ, और आप इनके रीजंस भी देखिए ना। सीआरपीएफ हैवी एक्सपोजर टू नक्सलाइट्स, इन्होंने ही तो नक्सलाइट्स को हराया है। हमारी सीआरपीएफ की कोबरा जो कमांडो यूनिट्स है, उन्होंने ही तो अच्छी मात दी है नक्सल्स को। जिन लोगों ने सोचा था कि वो देश को इंटरनली डिस्टेबलाइज करेंगे, उनको हराया है सीआरपीएफ ने। और आसान लड़ाई नहीं थी, जंगल की लड़ाई थी,
पानी नहीं होता था पीने का, सांप बिच्छू अलग, सपोर्ट नहीं होता था एक टाइम पे, ऊपर से सरकार प्रोटेस्ट भी उनके अगेंस्ट करवा देती थी जब कांग्रेस का समय था। तो इंपॉर्टेंस है ना सीआरपीएफ की। बीएसएफ पे आइए, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग, आपको पता है जम्मू में रजौरी पूंछ वाले इलाके में बीएसएफ बैठी है और वो खाते हैं शेलिंग, मोटर्स गिरते हैं उनपे, आर्टिलरी गिरती है उनपे। वहां 45 जवान के लिए में एक ऑफिसर की भी डेथ है। रेशियो, मैं रेशियोज बता रहा हूं आपको। आईटीबीपी में आइए, आईटीबीपी में इतनी टफ लाइफ है, आप उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख के कभी ऊंचे पहाड़ों में जाके देखेंगे ना, जीना मुश्किल है वहां पे। आईटीबीपी सालों साल रहती है। 35 जवानों के लिए में एक ऑफिसर की डेथ। और ये चीन के साथ लगा बॉर्डर है, तिब्बत बोलना चाहिए, तिब्बत के साथ लगा हुआ बॉर्डर है, लेकिन वहां क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, एवलांच आ जाता है, स्नोफॉल ऐसी पड़ जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उसमें डेथ हो जाती है आईटीबीपी ऑफिसर्स और जवानों की। और आईपीएस में जेमिनाई ने तो एनए कर दिया, अवेलेबल ही नहीं है, मेरे को पर्सनली जाके ढूंढ के निकालना पड़ा। आईपीएस का कैजुअलिटी रेशियो मैं बता दूं आपको, जब बाकियों में एक ऑफिसर मरा है तो 10 जवान, 40 जवान, 30 जवान ऐसे वीरगति को प्राप्त हुए ना, आईपीएस में एक ऑफिसर के लिए 900 से अधिक जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। आप इतना बड़ा अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते। आईपीएस ऑफिसर does not lead from the front. I have the numbers and I am telling you the facts. I am telling you the statistics. ये सारे स्टैटिस्टिक्स भारत की सरकार ने ही ऑनलाइन पब्लिश कर रखे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ही पब्लिश कर रखे हैं। आईपीएस ऑफिसर्स 1:900 प्लस इज द रेशियो। और इनको फिर आगे जाके ये सीएपीएफ की कमांड मिल जाएगी। आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, मैं थोड़ा और रिसर्च कर रहा था। आईटीबीपी मैंने आपको बता दिया कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कहां सर्व करते हैं। उनके जो अभी के डीजी हैं हरियाणा काडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। हरियाणा में उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी बता दी, अब वो पहाड़ों की डिफेंस देख रहे हैं। आईटीबीपी द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कैसे? अरे आईपीएस ऑफिसर्स जब अकेडमी से ग्रेजुएट होते हैं तो उनको स्टेट्स मिलते हैं, ठीक है, स्टेट काडर बन जाते हैं। उनका स्टेट काडर में क्या रोल है आप लोगों को पता है? आईपीएस ऑफिसर का क्राइम प्रिवेंशन, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। क्राइम प्रिवेंशन यानी कि आप पेट्रोलिंग कीजिए, आप पेट्रोलिंग कीजिए, आप घूमिए फिरिए, नाके लगाइए, ड्रंक ड्राइविंग को रोकिए, ये सब आईपीएस के अंडर आता है बाय द वे। क्राइम प्रिवेंशन के बाद आता है इन्वेस्टिगेशन। अगर क्राइम हो गया तो आप चार्जशीट बनाइए, आप एफआईआर बनाइए और आप इन्वेस्टिगेट के लिए अपनी टीम्स भेजिए, अपनी फोरेंसिक्स टीम भेजिए, आप अपने डिटेक्टिव्स भेजिए। आपको खुद करना है तो आप करिए। और थर्ड आता है प्रोसिक्यूशन। अगर आपके पास इनफ एविडेंस आ गया तो आप इसको कोर्ट में ले जाइए और आप साबित कीजिए कि ये क्रिमिनल है या नहीं है। दिस इज द वर्क ऑफ आईपीएस व्हेन दे आर पोस्टेड टू स्टेट कार्डर। फ्रॉम हियर they are being given the responsibility of our borders। यहां से आईपीएस ऑफिसर को बोला जा रहा है कि आप तिब्बत और चीन के साथ जो बॉर्डर लगी हुई है, जो इतनी टफ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डीजी के पास है, वो एक आईपीएस ऑफिसर की, वो भी हरियाणा काडर। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मैं बस आपको एग्जाम्पल दूंगा। चलिए, बीएसएफ के जो डीजी हैं वो वेस्ट बंगाल काडर से हैं। गिवन वेस्ट बंगाल में भी बीएसएफ है और पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर में भी बीएसएफ है, ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया होगा। सीआईएसएफ के जो काडर हैं वो अरुणाचल काडर के हैं। सीआईएसएफ हमारे देश के एयरपोर्ट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स और की नेवल पोर्ट्स देखती है। अरुणाचल, जहां गिन के 2 या 3 एयरपोर्ट हैं, आप पूरी लाइफ वहां थे, आपने अरुणाचल के जंगलों में स्पेंड किया, अब आप ऐसा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का आप डिफेंस देख रहे हैं। ओके, अब मैं बात करना चाहता हूं सीआरपीएफ डीजी की। वो आसाम काडर के हैं, ठीक है। आसाम में एक टाइम पे नक्सलिज्म था, तो गिवन मे बी ही हैज एक्सपीरियंस। लेकिन आप अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे कि ऐसे बहुत सारे डीजी रह चुके हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं है उस रीजन से।
हरियाणा काडर का डीजी जब आईटीबीपी संभाल रहा है तो वो हरियाणा के खेतों में 20 साल बिताया, अब उसको पहाड़ों की डिफेंस देखनी है। तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी पे मुझे कॉम्प्रोमाइज लग रहा है। ये जो एक्ट है, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। आई थिंक सीएपीएफ में जो ऑफिसर्स थे उनको मौका मिलना चाहिए था आगे जाके डीजी बनने का। आप कॉम्पिटेंस को क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? आप मेरिट को क्यों मारना चाह रहे हैं? क्यों ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल हर जगह आ रहा है? क्यों हर चीज आईएएस और आईपीएस को थाली पे सौंप दी जा रही है? और भाजपा सरकार की गलती नहीं है, पिछले सारी सरकारों की गलती है कि हम आज इस जगह पे आके खड़े हो गए। एनएसजी हमारे देश में सबको पता है, हर बच्चे को पता है एनएसजी क्या है, क्योंकि जब 26/11 अटैक्स हुए थे मुंबई में, सबने देखा था कि एनएसजी ने कैसे बहादुरता का काम किया और टेररिस्ट को मार डाला। आपको पता है जब से एनएसजी फॉर्म हुई है, एनएसजी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। एनएसजी में दो ग्रुप्स होते हैं। एक होता है स्पेशल एक्शन ग्रुप जो मिलिट्री विंग माना जाता है, और एक होता है स्पेशल रेंजर ग्रुप जो पुलिस विंग माना जाता है। लेकिन दोनों जो ग्रुप्स हैं, स्पेशल एक्शन ग्रुप, स्पेशल रेंजर ग्रुप, आते एनएसजी के नीचे ही हैं। और एनएसजी में वॉलंटियर होता है। आप, ऐसा नहीं है कि आप भर्ती हो गए तो आप शायद एनएसजी की पलटन में भी जा सकते हैं, नहीं, आप अपनी किसी और पलटन में होंगे, आपको मौका मिलेगा वॉलंटियर करने का एनएसजी के लिए। उसमें इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ से लोग जाते हैं, वॉलंटियर करते हैं, आईटीबीपी से वॉलंटियर करते हैं। तो जो मिलिट्री विंग है उसमें सब फौजी चले जाते हैं। उनका काम है काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, हॉस्टेज रेस्क्यू एंड काउंटर हाईजैकिंग। और दूसरी तरफ जो हमारी स्पेशल रेंजर ग्रुप है, ये पुलिस वाले हैं, इसमें सब बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी वाले आते हैं। आप नोटिस कीजिए, आईपीएस का वॉलंटियर इसमें नहीं है, वॉलंटियर इसमें सीएपीएफ का है। लेकिन ऑफिसर जो डीजी है, जो एनएसजी का डीजी है, वो एक आईपीएस ऑफिसर है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंडियन आर्मी से भी लोग आ रहे हैं, बीएसएफ से भी आ रहे हैं, सीआईएसएफ से भी आ रहे हैं, आईटीबीपी से आ रहे हैं, तो आपका जो चीफ है उस ऑर्गेनाइजेशन का, जो हेड है, वो आईपीएस से कैसे हो सकता है? आईपीएस से क्यों होना चाहिए? इंडियन आर्मी से क्यों नहीं होना चाहिए? एनएसजी का डीजी एक इंडियन आर्मी ऑफिसर क्यों नहीं हो सकता? इंडियन आर्मी तो सारी हैवी लिफ्टिंग कर रही है, क्योंकि जो स्पेशल रेंजर ग्रुप है उनका काम पता है क्या है? वीआईपी और वीवीआईपी की सिक्योरिटी देखना। तो इनका रोल ही बहुत अलग है। लेकिन एनएसजी का मेन काम तो हमारा यही है ना, काउंटर टेररिज्म, काउंटर हाईजैकिंग एंड हॉस्टेज रेस्क्यू। आर्मी देख रही है वो। तो इट इज नेचुरल दैट आर एनएसजी डीजी शुड बी एन इंडियन आर्मी ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर हु इज फ्रॉम दीज ऑर्गेनाइजेशन जो इसके लिए वॉलंटियर कर रहे हैं। वाई आईपीएस? आईपीएस भी वॉलंटियर कर सकता है, हाँ, यस, कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनके लिए डीजी की पोजीशन रिजर्व क्यों है? मेरे को उस बात पे चर्चा करनी है। आप मेरे को कमेंट्स करके प्लीज बताइए। तो एनएसजी भी आईपीएस को चली गई है, और रोटेशन पे क्यों नहीं कर लेते? अगर ठीक है, आईपीएस इतनी हमारी अच्छी है, दे डिजर्व टू बी दी डीजीज, वी कैन रोटेट ना, वी कैन सी एनएसजी कैसे काम करती है अलग अलग लोगों के अंडर। नेशनल सिक्योरिटी का इशू है यार। आप ऐसे कैसे मान के चल सकते हो कि कोई बंदा, रोहन खट्टर सिंह, जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था, कट ऑफ से उसको आईपीएस मिल गया, उसको नहीं पसंद बंदूकें, उसको नहीं पसंद धमाके, लेकिन उसको एनएसजी डीजी बना दिया। अब मैं बैठा हूँ काउंटर, ये सारे ऐसे तगड़े तगड़े फौजियों के साथ जो 40-40 किलोमीटर में भाग के मेरे को हरा देते हैं। अब मैं उनको क्या लीड करूंगा? क्या उनको मैं ऐसी सलाह दे पाऊंगा एज ए डीजी एनएसजी, as somebody who became an IPS officer who wanted to become an IAS officer? So NSG is being head by IPS, एंड इसमें अब मैं आईपीएस से थोड़ा और आगे आईएएस की तरफ भी शिफ्ट होना चाहता हूँ। यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं आईएएस और आईपीएस को बुरा कह रहा हूँ, ना ही मैं उनके लोगों को बुरा कह रहा हूँ। इट इज अ वेरी टफ एग्जाम, इट इज डेफिनेटली अ वेरी टफ एग्जाम टू क्रैक। मैं शायद नहीं क्रैक कर पाता, तो आप मेरे को ये क्रिटिसिज्म जरूर दे सकते हैं कि तुम तो कुछ बने नहीं, तुम कौन होते हो बोलने वाले। 100% एक्सेप्टेड। अब मैं भी एक सवाल पूछ लेता हूँ। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इनका काम क्या है? इनका रोल है हमारे शहर चलाना,
नगर निगम देखना, प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अगर रोड का पाइपलाइन का अलाउ कर रही है तो आप वो सब अलाउ कीजिए। हर घर नल पानी, ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये सब आईएएस का काम है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट है जो नेशनल सिक्योरिटी से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, और ये इतने एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं ना भारत की मंगल की महादशा चल रही है। मैं देखता हूँ क्योंकि मेरे को जानना है, मेरे को जागरूकता है। क्या बोल रहे हैं ये लोग? वो बोलते हैं भारत की मंगल की महादशा है, मतलब हमारी लैंड से जुड़ी चीज है। अरे भाई जियो पॉलिटिक्स है ना, नेशनल सिक्योरिटी तो लैंड से ही जुड़ती है। तो इसमें जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया होता है उसका काम आता है। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया एक ऐसी पोजीशन है जो जिनका रोल है नेशनल मैपिंग, यानी कि आप हमारे देश की जो बाउंड्रीज हैं कोने कोने से आप उसके मैप्स बनाएं, आप उस मैप अब मेंटेनेंस करें उस बाउंड्रीज की, और आप जो एक नेशन का डेटाबेस होता है ना उसमें आप मैप्स अपग्रेड करते रहें कि डिस्ट्रिक्ट इस इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट ऐसे चेंज हुई, इसमें वैसे हुई, लोग यहाँ से वहां शिफ्ट हुए, यहाँ लोग कम हो गए, डिस्ट्रिक्टिंग हुई, ये सब होता है काम। फिर आता है इंपॉर्टेंट सेकंड काम, बॉर्डर डिमार्केशन, advise the government on international boundary alignments and execute the physical demarcation of India's external land borders। सर्वेयर जनरल का काम होता है भारत की सरकार को बताना कि ये हमारी जमीन है, पीओके हमारा है, गिलगित बाल्टिस्तान हमारा है, ये गांव हमारा है, ये रिज हमारा है। ये काम होता है सर्वेयर जनरल को बताना और मैप्स उसके क्रिएट करके देना, और वो मैप्स आगे फौज में जाते हैं, सीएपीएफ में जाते हैं, ताकि आपको पेट्रोलिंग में काम आए, ताकि आपको एरिया डोमिनेंस में काम आए, ताकि आपको पता रहे कि आप अपनी टेरिटरी में हो, दूसरी टेरिटरी में हो। फेंसिंग हर जगह नहीं होती, वो मैप्स के भरोसे चलते हैं सब। ये काम होता है सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया का। इसके साथ साथ बड़े सारे और काम है, फ्रेमवर्क बनानी है जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि आप देखिए अब मॉडर्न जो मैपिंग हो गई है ना देशों की, वो अब सैटेलाइट से भी होती है, लेकिन उसमें अब पानी भी आता है, आइलैंड्स भी आते हैं। आइलैंड का कितना साइज होगा, कितना स्क्वायर किलोमीटर होगा, आप हर चीज तो पैदल नाप नाप के कर नहीं सकते, काफी बार सैटेलाइट यूज होती है। इसमें भी सर्वेयर जनरल का काम आता है। एंड फाइनली डिफेंस एंड सिविल सपोर्ट provides critical specialized geographical data and maps to the Indian Armed Forces for national security। आप समझ रहे हैं, ऐसे मैप्स बनाना जो एयरफोर्स स्टेशंस में, जो नेवल स्टेशंस में, जो आर्मी स्टेशंस में, किसी एरिया के ऊपर, किसी जैसे अगर आप कच्छ देख रहे हैं गुजरात में, तो वहां पानी आता है, बहता है, कभी टापू बन जाता है, कभी टापू हट जाता है। वो जब हट जाता है तो भी ऐसा नहीं है ना कि हमारी बॉर्डर घट गई है, बॉर्डर तो है, वो बस दिख नहीं रहा है टापू। ये सब बताना, एक एरिया में कहाँ पहाड़ी है, कहाँ तालाब है, सब कुछ मैप्स में बताना हमारी फौज को। ये है काम सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया का। और मेरे को बड़ा दुख होता है जान के कि जब ये पोजीशन पहली बार बनी, ये पोजीशन पहली बार 1767 में बनी थी, जब भारत एक कॉलोनी था, जब अंग्रेजों ने हम पे कब्जा कर रखा था। अंग्रेजों ने ये पोजीशन बनाई थी, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, 1767। और अंग्रेजों ने इसलिए किया क्योंकि तब भारत इतना फैला हुआ था, अफगानिस्तान तक था और बर्मा तक था, म्यांमार तक था, तो बहुत बड़ा था भारत। तो जरूरी था ना सर्वे करना कि भाई कितना जमीन है इस पूरे भारत के पास। तो ब्रिटिश ने जो सोचा सही सोचा यार, हमारे अगर आपको अपनी जमीन जाननी है तो आपको किसी को तो डेजिग्नेट करना होगा जो मैप्स बनाएगा। इंटरेस्टिंग की बात ये 1767 में ये बनी, आप समझ लीजिए 200 से साल ऊपर साल हो गए हैं, 200 से इतने सालों से लेके अब तक 2023 तक। और मैं आप ये रिसर्च करके बता रहा हूँ। हिस्टोरिकली द सर्वे ऑफ इंडिया हैज बीन हेडेड बाय मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम द इंडियन आर्मी कोर ऑफ इंजीनियरिंग और स्पेशलिस्ट फ्रॉम द सर्वे ऑफ इंडियाज ओन टेक्निकल कार्डर। ये मैं जो बात कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से दोहराता हूँ। 1767 से लेके अब तक हमेशा कोई आर्मी ऑफिसर या कोई आर्मी जनरल, या तो वो इंजीनियरिंग कोर्स से रहा हो, इन्फेंट्री कोर्स से रहा हो, आर्मर्ड कोर्स से रहा हो, किसी भी कोर्स से रहा हो, अधिकतर एक आर्मी वाला बंदा था। क्योंकि जब लैंड देश की बॉर्डर्स की बारी आती है तो सबसे पहले आर्मी वाले होते हैं ना खड़े, रहते भी वो लोग वही हैं, पोस्टिंग्स भी वही आती हैं, प्रोटेक्ट भी उसको करते हैं, डिफेंड भी उसको करते हैं, और एक दुश्मन की जमीन लेनी होगी तो भी आर्मी वाला ही लेगा।
तो नेचुरल सी बात है, ये सारा लैंड को लेके काम अगर आर्मी वाले का है तो उसको बनाने दो ना मैप्स। सारी आर्मी लड़ती नहीं है, बाकी चीजें भी तो करती है, इंटेलिजेंस गैदर करती है, तो मैप क्रिएशन आर्मी को दे दो। और दूसरी बात यह है कि अगर आर्मी वाले को नहीं देते थे, और आप ये विकिपीडिया पे जाके गूगल करके सारे नाम देख सकते हैं, सारे नाम हैं 1767 से लेके आज तक सारे अवेलेबल हैं। आर्मी वाले को नहीं जाता था तो किसी साइंटिस्ट को गया है जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि वो सैटेलाइट इमेजरी और जियोग्राफिक स्पेसेस में उनकी पीएचडीज रही हैं। तो ये बहुत ही दिग्गज लोग रहे हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, इनकी पूरी लाइफ निकल गई है। आर्मी वाले तो जिंदगी भर मैप्स में घुसे रहते हैं, वो तो रात को एकदम ना रोशनी होके भी वो मैप पढ़ लेते हैं। आप जानते नहीं होंगे, उनकी ट्रेनिंग में होता है ये। इन्फेंट्री वालों को तो नींद से उठा के मैप दिखा दो, वो बता देगा किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है। 2023 में ऐसा क्या हो गया कि मोदी सरकार ने इतना लंबा जो परंपरा रही है एक आर्मी वाले को चूज करने की, उनको हटा के एक आईएएस ऑफिसर को चार्ज दे दी, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। जब ये हुआ था ना, तब मेरे को तो मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया था इन सब चीजों पे। 2023 6 नवंबर 2023 को फॉर द फर्स्ट टाइम एक आईएएस ऑफिसर वाज मेड इन चार्ज ऑफ सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। एक आईएएस ऑफिसर जिसने कभी शायद बॉर्डर एरियाज नहीं देखे होंगे, उसको सौंप दी गई पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत के बॉर्डर्स को मैप करके सरकार को देने के लिए और फौज को देने के लिए। जो काम आज तक फौजी करता आ रहा था, क्योंकि वो अधिकतर जिंदगी अपनी ऐसे इलाकों में बिता देता था, उसको हटा के अब एक आईएएस ऑफिसर को दे दिया गया है। अब ये एक बार होगा, 2 बार होगा, 10 बार होगा, ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन अब 2026 में जब मैंने इतनी इस पे रिसर्च कर ली है, अब मुझे लगता है कि शायद ये नहीं करना चाहिए था। अगर मैं गलत हूं, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। तो इस पूरे आज के विषय पे मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसमें क्या क्या आता है। देखिए, आर्म फोर्सेस आते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आता है, ठीक है, वो सब फौज देख रही है, फौज चला रही है उसमें भी, लेकिन अग्निवीर जैसी आ गई हैं, स्कीम्स आ गई हैं, और वो अग्निवीर वहीं से हट के उनकी रिजर्वेशन सीएपीएफ में कर दी है। ये जुड़ा हुआ है सब कुछ, ठीक है। अग्निवीर की ट्रेनिंग आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में बहुत अलग होगी। शायद उसको सीएपीएफ में जाने के बाद उतनी मुश्किल ट्रेनिंग ना मिले, क्योंकि अगर आप गूगल करके बेसिक देख लें तो आर्मी एकेडमी से, आर्मी जो पलटन के रेजिमेंटल सेंटर होते हैं, वहां से ग्रेजुएट करने में जितनी फिजिकल फिटनेस आपको पास करके दिखानी होती है ना, इन सीएपीएफ में उसकी आधी से भी आधी है, और आईपीएस में तो उसकी भी आधी है। तो ठीक है, आपने तगड़े बंदे फौज में लिए, और फौज को ही चाहिए देश के सबसे तगड़े बंदे, और जाएंगे। हमारे देश में देशभक्तों की कमी बिल्कुल नहीं है। ये सरकारें आती जाती रहेंगी, जो अटल जी कहते थे, देश सबसे पहले, सबसे ऊपर देश। और लोग आजकल मिक्स करने लग गए हैं, उनको लगता है कि एक सरकार को सपोर्ट करो तो देश सपोर्ट हो रहा है। नो, कंट्री इज अबव पॉलिटिकल पार्टीज, कंट्री इज अबव पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी इज अबव पॉलिटिक्स। आई एम नॉट डूइंग पॉलिटिक्स विद दिस वीडियो, आई एम टेलिंग यू अ प्रॉब्लम आई एम सीइंग। आई एम नॉट टेलिंग यू द गवर्नमेंट इज बैड और दैट गवर्नमेंट इज बैड। तो आप देखिए, फौज में सारे तगड़े बंदे, अब चलिए अग्निवीर कुछ निकल के सीएपीएफ में आ गए, अच्छा है, सीएपीएफ में भी उनको एक्सपोजर मिलेगा, उनको थोड़ी अलग टाइप की ऑपरेशंस करने को मिलेंगी। भले ही सीएपीएफ भी बॉर्डर से ही लगी हुई है, उसके अधिकतर काम बॉर्डर से लगे हुए हैं। आईटीबीपी तो बॉर्डर ही है, बीएसएफ बॉर्डर है, एसएसबी बॉर्डर है, बस अलग अलग रोल्स हैं। फौज तो बॉर्डर है ही। आपको लगता है बॉर्डर नहीं है? नेवी तो हमारी मैरीटाइम बॉर्डर्स भी देखती है कोस्ट गार्ड के साथ, और एयरफोर्स तो पूरी एयर स्पेस देखती है हमारी, कि कोई ड्रोन ना आ जाए, कोई मिसाइल ना आ जाए। अल्टीमेटली वी आर प्रोटेक्टिंग आवर बॉर्डर्स ओनली ना, and if we have to, we'll take other borders. That is the role of the armed forces. Similar is the role for CAPF. बस सीआरपीएफ का रोल अलग हो जाता है, क्योंकि वो इंटरनल सिक्योरिटी भी देखती है, वो एंटी राइट्स में भी है, वो एंटी नक्सलिज्म में भी है, तो उनका भी रोल बहुत टफ है। कई कई दिन वो उनको जंगल में ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब इतनी टफ ऑर्गेनाइजेशंस और ये इतने टफ रोल्स हैं, तो इनकी जो 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 टॉप मोस्ट लीडरशिप होनी चाहिए वो तगड़ी होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। यार आप फौज में देख लो, हमारे जो जनरल द्विवेदी सर हैं, वो जहां जाते हैं वो पुशअप्स करते हैं। आप हमारे एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह को देख लीजिए, खुद उड़ते हैं, सोलो फ्लाइंग करते हैं। मिग 21 इतने 60 साल पुराना जहाज रिटायर हो रहा था, उन्होंने उसकी आखिरी फ्लाइट करी। तो दे आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट।
कैजुअलिटीज में भी मैंने आपको आंकड़े बता दिए, हु इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. आईपीएस इज मिसिंग, इट्स अ फैक्ट. They are missing, and they have been given responsibilities of these extremely crucial border areas and these extremely crucial organizations. मैं इसको कुछ चेंज नहीं कर सकता, बट आपको खुद सोचना चाहिए ना कि क्या एनएसजी सिर्फ और सिर्फ आईपीएस के लिए रिजर्व हो. आप हर चीज में रोटेशनल कर सकते थे. आपको अगर आईपीएस रखना है, आपको आईपीएस को उनका क्रेडिट देना है, उनकी पावर देनी है, आप दीजिए ना, बट आप रोटेशन कर लीजिए इन सब सर्विसेज में, है ना. एनएसजी में आप रोटेशन कर लीजिए, कभी फौज का भी हो जाए डीजी. आईटीबीपी में कभी आईटीबीपी वाला जिसने 30 साल पूरे बिता दिए हिमालय की पर्वतों में, उसको भी कभी मौका मिलना चाहिए. ऑफिसर का तो ग्रेड वो भी है, उसके पास भी है, उसने भी एग्जाम दिया यूपीएससी सीएपीएफ. इनफैक्ट ही इज मोर स्पेशलाइज्ड. दैट्स बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज हाउ इट इज इन द आर्म्ड फोर्सेस. मेरिट ओवर रिजर्वेशन. नो रिजर्वेशन एक्चुअली. मेरिट 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 मेरिट. आप कॉम्पिटेंस बढ़ाइए. तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हमें नेशनल सिक्योरिटी को लेके ना थोड़ा हम ढंग से नहीं हमने ये सोच रखा है कि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ फौज का काम है. ये सारी सीएपीएफ भी नेशनल सिक्योरिटी की पार्ट है. अरे मैं तो ये सोच रहा था कि सीआईएसएफ अगर एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी देखती है, नेवल पोर्ट्स की देखती है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की देखती है, हमारी रिफाइनरीज की देखती है, तो उसमें एक एयरफोर्स का गरुड़ ऑफिसर जो सीनियर ऑफिसर बन गया, वो क्यों नहीं कभी डीजी बन सकता. एयरफोर्स ऑफिसर्स, आप लोगों को पता ना हो, माहिर हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी में. फाइटर पायलट्स और पायलट्स का रोल अलग है, बट ग्राउंड ऑफिसर्स भी होते हैं ना, ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स भी होते हैं यार. दे आर एक्सपर्ट्स इन ब्लडी एयरपोर्ट डिफेंस. दे आर एक्सपर्ट्स, और वो हर टाइप के वेपनरी जानते हैं सारी थ्रेट्स के लिए. तो सीआईएसएफ का भी वही रोल है. तो एन एयरफोर्स ऑफिसर शुड आल्सो बी गिवन द चांस टू बिकम अ डीजी, है ना. सेम विद एनएसजी. एनएसजी की सारी लड़ाई आर्मी लड़े, वीआईपी की सिक्योरिटी पुलिस वाला विंग देखे, लेकिन डीजी एक आईपीएस ऑफिसर बने. तो कहीं ना कहीं वी आर प्लेइंग वेरी फास्ट एंड लूज विद आवर नेशनल सिक्योरिटी. आई पर्सनली फील, मेरे को पर्सनल ऐसे लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, हमारे सारे आईपीएस ऑफिसर धुरंधर हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों की क्या राय है. सॉरी मैंने बहुत लंबा वीडियो बनाया है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पे आज तक ऐसे खुल के मैंने तो किसी को बात करते नहीं देखा. जियो पॉलिटिक्स पे मैं फिर आऊंगा, वो तो मेरे को पसंद ही है, वो उसकी तो मैंने पढ़ाई की है, और तो उस पर तो मैं चर्चा करता रहूंगा, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो जियो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है. सेंट्रल है जियो पॉलिटिक्स का. जियोग्राफी की पॉलिटिक्स स्टार्ट और खत्म होती है नेशनल सिक्योरिटी से. तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि मेरे को सीएपीएफ 2026 एक्ट के बारे में बात करनी चाहिए, और मैं चाहता हूं कि लोग मेरे को कमेंट करके बताएं कि मैं गलत हूं. मैं चाहता हूं कि वो मेरे को कॉन्फिडेंस दें कि एक आईपीएस डीजी कर सकता है काम. उसको जरूरी नहीं है कि वो उसी फील्ड में पला बड़ा हो, वो किसी और स्टेट का संभाल के भी यहाँ की कर सकता है, क्योंकि उसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखनी है, उसको ऑपरेशंस नहीं देखनी. मैं चाहता हूँ लोग मेरे को कमेंट करें, मेरे को बताएं, मेरा वीडियो लाइक करें, मुझे शेयर करें, और किसी को अच्छा लगे तो प्लीज वो भी बताइए कि हाँ रोहन आपने सही बोला, ऐसा तो हम सोचते ही नहीं थे. मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा. आज के लिए इतना ही. जय हिंद, जय भारत.